दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अश्विनी कुमार आईएएस अधिकारी को अपॉइंट किया गया है। जब तक कमेटी तश्कील नहीं होती, जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे। बहुत से लोग इसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इलीगल है। तो आपकी क्या राय? आप भी दिल्ली वक्फ बोर्ड में थे, तमाम चीजें थी आपके सामने। देखिए, मैं ऐसा है, हुकूमत को तमाम तर इख्तियार हासिल है कि किसी भी सरकारी या नीम सरकारी इंस्टीट्यूशन के दफ्तर की गिरती हुई कारकर्दगी और आउटपुट को स्ट्रीम लाइन पर लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे, एसएचओ बने, कोई ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दे, या फिर उस दफ्तर की वर्क स्टडी कराई जाए। आपको हैरत होगी, दिल्ली वक्फ बोर्ड को कायम हुए 50-60 साल हो गए, लेकिन आज तक इस बोर्ड की वर्क स्टडी नहीं की गई। वर्क स्टडी का मतलब ये होता है कि देखा जाता है कि क्या दफ्तर अंडर वर्क है या ओवर वर्क है। अगर अंडर वर्क है तो काम दिया जाए, और अगर ओवर वर्क है तो काम उसको बांटा जाए। इस तरह कभी कुछ नहीं हुआ। पिछले दिनों जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से काम कर देगी रही, चेयरमैन अलग, मेंबर अलग, सीईओ अलग, स्टाफ अलग, मनमानी हो रही थी, तो उससे वक्फ बोर्ड का इमेज खराब हो गया। समझे? अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को एब्जॉल्व किया गया, 123 प्रॉपर्टी से की जिम्मेदारी से सबकदोश किया गया, मुसलमानों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। दैट वॉज इलीगली बेसिकली रॉन्ग। एक वक्फ बोर्ड जो है पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत वजूद में आया है, उसको बगैर चार्जेस के, एलिगेशन के आप किसी चीज से एब्जॉल्व नहीं कर सकते। यहां ये हुआ कि एलएनडीओ के हुकाम ने उनको दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टीज की निगहदाश्त से जिम्मेदारी से एब्जॉर्व कर दिया, हटा दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड खामोश है, मुसलमान खामोश है। किसी भी आलिम दीन ने बढ़ के देखा कि सब कुछ गलत हुआ है। वो गलत काम, इलीगल काम, उसको तो आप खामोशी बर्दाश्त कर गए। ये एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट जो हुई है, इससे कोई ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। ये आप टाइमिंग्स को देखिए, ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव है, और इसके नतायज 8 महीने बाद, 9 महीने बाद निकलेंगे। अब मैं बताता हूं कैसे। एलएनडीओ बिल्डिंग, एलएनडीओ डिपार्टमेंट ने हुकूमत हिंद के वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टीज की जिम्मेदारी से मुबर्रा कर दिया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को उसे कुछ ताल्लुक नहीं। वो तमाम प्रॉपर्टीज जो है अब एक तरीके से हुकूमत वक्फ के हाथ में है। वक्फ बोर्ड उनके बारे में अगर अपील करेगा तो एक आम पार्टी की तरह करेगा, उसका कोई इस्तेकाफ नहीं है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है राज्यसभा में कि वक्फ एक्ट जो है वो मुल्क में तफरका फैला रहा है, मजहबी, और उसको वक्फ एक्ट ही को खत्म किया है। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पास हो गया है। अब ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में आजकल इलेक्शन का सिलसिला है, मार्च के बाद इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। टाइमिंग का ख्याल रखेगा। उसके बाद नई पार्लियामेंट बनेगी। अगर हुकूमत वक्त को, हुक्मरान जमात को बहुमत मिल गया तो यकीन मानिए कि अगले 8 महीने में, 6 महीने में वक्फ एक्ट खत्म हो जाएगा। वक्फ एक्ट का ये वजूद खत्म हो जाएगा, और वक्फ एक्ट नाम की कोई चीज नहीं। जब वक्फ एक्ट नहीं रहेगा तो वक्फ बोर्ड की जरूरत ही नहीं रहेगी, और उस वक्त तक, अगले 8-9 महीने तक एडमिनिस्ट्रेटर काम को खींचेंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। नए पार्लियामेंट बनने के बाद भी अगले 6-7 महीने तक ताब वक्ते के वो बिल पास हो जाए या फेल हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटर काम करता रहेगा, ताकि अगर वो एक्ट ही खत्म हो जाता तो हर चीज खत्म हो, एवरीथिंग गोज वेल। हुकूमत के इख्तियार में हर चीज आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटर जो दिल चाहे करेंगे। और अगर बाय द वे वो बिल पास नहीं हुआ लोकसभा में, तो फिर हुकूमत नया वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगी, लेकिन उस वक्त तक चलता रहेगा। हमें एडमिनिस्ट्रेटर की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। वजह यह है
तो मुझे याद है एक जमाने में जब दिल्ली उन्हें हरियाणा और पंजाब वक्फ बोर्ड पैसे को मोहताज था, सब कुछ नहीं था उसके बाद, तो हुकूमत ने एक सीनियर IAS अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। उस एडमिनिस्ट्रेटर ने 4 साल तक हरियाणा और पंजाब वक्फ बोर्ड को देखभाल की, और उन्होंने मुझे खुद बताया एक बार कि जब उनका टेन्योर खत्म हुआ तो पंजाब और हरियाणा वक्फ बोर्ड की आमदनी सरप्लस में थी, सरप्लस फालतू थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो सारे मुसलमान बैठे हुए, चेयरमैन मुसलमान। नहीं, कुछ लोग इस एंगल से भी देखते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एंगल से भी देखते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक हिंदू क्या कैसे देखेगा और मुसलमान, तो उनका ऐसा मानना है कि मुसलमान। देखिए किसी भी हिंदू की इंटेग्रिटी पे आप शक करने का आपको कोई हक नहीं है। आप कौन होते हैं? अगर मैं किसी सरकारी अफसर के तौर पर किसी ऐसी संस्था का सेक्रेटरी बन जाता हूँ तो हिंदुओं को मेरे इंटेग्रिटी पे शक करने का कोई हक नहीं है, तावक्ते के मैं गलत काम ना करूँ। यहाँ मुसलमान को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने चाहिए। भाई मुसलमान चेयरमैन तो मुसलमान था, CEO तो मुसलमान है, मेंबरान तो मुसलमान, उन्होंने कौन सा वक्फ बोर्ड को आज भी 20, 22, 23 महीने की सैलरी इमामों की बाकी है, अभी भी नहीं होगी। क्यों है? सवाल ये है कि जब इमाम वो चेयरमैन साहब बनते आते उन्होंने 150 आदमी मुलाजिम रखे, वाह 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 ताजे पड़े, अरे इमाम साहब चेयरमैन साहब ने क्या। भाई 150 आदमी की जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो 33 आदमी थे कुल। हमारे जमाने में जब मैं सेक्रेटरी था, चिराग फराज साहब चेयरमैन थे, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उस जमाने में 30-32 स्टाफ थे। और आपको हैरत होगी कि हमारी आमदनी 8 लाख रुपए थी और अखराजात 9 लाख और 10 लाख के थे। हम चलाते थे। उस वक्त हुकूमत हिंद या दिल्ली हुकूमत से कोई सरकारी मदद नहीं मिलती थी। सरकारी मदद मिली आखिरी पीरियड में, जब हमारा आखिरी पीरियड था, 1 करोड़ 80 लाख रुपए की। वो इसलिए दी गई थी कि आप इस 1 करोड़ 80 लाख रुपए से दिल्ली वक्फ बोर्ड की खस्ताहात जमीनों को जायदादों की मरम्मत करे, उन्हें ठीक करे और उनको किराए पे उठाए और उस किराए को एक वक्फ कॉर्पस फंड बनाया जाए। हमारे आने के बाद पता नहीं वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए कहा गया, अल्लाह जाने। तो बुनियादी सवाल ये है कि जब मुसलमान चेयरमैन, मेंबरान, स्टाफ ये सब मुसलमान हैं, इन लोगों को क्या खौफ खुदा नहीं है? चेयरमैन साहब ने आते ही जब बने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, पता चला 5 लाख रुपए देहरादून देने आ रहा है। क्यों साहब? उनका लड़का जो है वो मॉब लिंचिंग में आ गया, उन्होंने लाखों रुपए बांट दिए इस तरीके से। दिल्ली वक्फ बोर्ड का पैसा दिल्ली में खर्च होना चाहिए, यूपी में, बिहार में खर्च होने को जरूरत नहीं है। क्या दिल्ली में मुसलमान नहीं है गरीब? क्या दिल्ली में गरीब मुसलमान बेवा नहीं है? दिल्ली के अतराफ में जो देहात है, अच्छी खासी आबादी मुसलमानों की, गरीब और मुसलमान है। आपने उनके लिए कुछ काम किया? आपको हैरत होगी, दिल्ली वक्फ बोर्ड का पैसा उधर नहीं खर्च होता। जो अतराफ में मुसलमान देहातों में रहते हैं, गरीब बेवाएं औरतें, उन लोग कोई फंड नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? आप क्यों नहीं देते उनको? क्या वो मुसलमान नहीं है? वो तो मुर्तिद हो गए थे भाई 47 में। तबलीगी जमात की मेहनतों से वो दोबारा मुसलमान हुए हैं और मफलूकुल हाल है। आप उनको ट्रेस कीजिए, उनको निकालिए, उनकी मदद कीजिए ना। अगर वो मुर्तिद रहते तो मुमकिन है उनके हालात ठीक होते। अब वो मुसलमान और गुर्बत की जिंदगी गुजारा और वक्फ बोर्ड को रोकते थे। क्यों? वक्फ बोर्ड समझता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का पैसा पुरानी दिल्ली में खर्च हो, काली वो बैठ रहा है, क्या फोटो खींच रहा है, समझे, पब्लिसिटी हो रही है, स्टारबाजी, सिर्फ दिखावा ज्यादा है और कुछ नहीं है। तो हमें अगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर से तवक्कुआत करनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जो गिरती हुई वर्किंग है और आउटपुट नहीं है, उसको स्ट्रीमलाइन कर दें। वक्फ बोर्ड को एक सरकारी दफ्तर के तौर पर चलाया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो चीजें कमेटी तश्कील करने की थी तो आज उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को हायर किया है, बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए थी पहले कमेटी तश्कील करती है। तो ये चीज उनको इस तरह वो लगता है कि लीगल है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि साहब पहले ये कमेटी बनाए।
हुकूमत ने ये लिखा है, जिम्मेदारों ने, कि वक्फ बोर्ड की मौजूदा वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और ये हक ऐसा है, इससे इनकार नहीं किया सकता कि ऊपर से लेकर नीचे तक वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। तो उसको स्ट्रीम लाइन करने के लिए वक्फ बोर्ड का एक नियम, जिसको कहते थे इल वर्किंग को दुरुस्त करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। अब इसके पीछे खेल क्या है, ये तो है कि साहब इसके पीछे वो है कि वक्फ एक्ट खत्म होगा, उस हद तक वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर इज देयर। एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हुए, एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बनाएगा नया? अगले इलेक्शन के बाद हुकूमत में बहुमत अगर इनको मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, तो वक्फ एक्ट विल द फर्स्ट विक्टिम नई पार्लियामेंट का। वक्फ एक्ट खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान से वक्फ एक्ट खत्म हो जाएगा। वजह यह है कि नए सियासी मंजर में वक्फ एक्ट का कोई तस्वुर रखना नहीं चाहते। आपका तशख़्ख़ुस जो है, आपकी पर्सनालिटी, आपको जो है वक्फ से भी पहचाना जाता है। ये क्या है? वक्फ प्रॉपर्टी। जब वक्फ ही नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, तो पूरे इंडिया से खत्म हो जाएगी वक्त। जब वक्फ एक्ट खत्म हो जाएगा तो इट विल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली नहीं, यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान से वक्फ एक्ट के नाम की चीजें खत्म हो जाएगी। मतलब ये है कि वक्फ एक्ट, जमीन वक्फ एक्ट, वक्फ की आपके पास, आप उसके मालिक हो एक तरीके से। कौन लुक आफ्टर करेगा भाई? हमारे और आपके बड़ों ने जो जमीनें वक्फ की थी, उनका मालिक कौन होगा? उनको देखभाल कौन करेगा? जो रह रहा है वही करेगा ना, है? आपको हैरत होगी, दिल्ली के अंदर कोई ऐसा आलिम दीन नहीं है जो वक्फ प्रॉपर्टी में नाजायज काबिज ना हो। वो नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड का वजूद हो। क्यों? वक्फ बोर्ड उससे सवाल तो करने वाला था ना। जब सवाल करने वाला ही खत्म हो गया तो हम मनमानी करेंगे। मैं अगर बताने लगूं, अफसोस होगा। कितने बड़े बड़े आलिम उलमाए दीन हैं, ओहो, उनको देखने के लिए अगर सर ऊंचा किया जाए तो भी गिरने लगती है। उनके मकबूले कालम है कि जितने अरबी के मजलू तालो कालू वालू सब लगाए जाते हैं। जैसे खुलफाए राशिदीन के नाम के साथ में जैसे हजरत लगाया जाता है, हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान, ठीक है ना? इन लोगों के नाम के साथ पता नहीं कितने अलकाब लगाए थे। नाम इतना सारा आ जाता, अलकाब भी अलकाब होते उसकी, है नहीं? जिसको कहते हैं शख्सियत परस्ती का यह अलग है कि हम उन लोगों के गलत कारकर्दगी को उंगली नहीं उठा सकते। क्या दिल्ली का मुसलमान ये नहीं कह सकते इमाम साहब, फला इमाम साहब ने, फला मौलाना ने, फला साहब ने गलत कर रखा? वजह 50 हामी उनके पैदा हो जाएगा, सब हामी पैदा कर लेते हैं। तो अब ये सोचिए कि जब वक्फ एक्ट खत्म हो जाएगा, जिसके इम्कानात 100% हैं, जिस तरीके से वक्फ के सिलसिले में पब्लिसिटी की गई है ऑल ओवर इंडिया, बड़ा मोटा सा है कि साहब वक्फ बोर्ड वाले जिसको वक्फ कहते वो वक्फ हो जाएगा। अरे भाई, एक्ट में ये ऐसा नहीं है कि वक्फ वाले जिस जमीन को कहते वक्फ हो जाएगी, हो जाएगी। वक्फ को डिक्लेयर करने के लिए भी कुछ कायदे कवानीन हैं, लेकिन उल्टा पब्लिसिटी की गई है कि वक्फ बोर्ड वाले जिस जमीन को कहते कि वक्फ है वो उनकी हो जाएगी। तो हिंदुस्तान भर में 90% आबादी जो है आपकी मुखालिफ है। क्या आप जिसको कहते हैं, अगर आपने कह दिया कल राष्ट्रपति भवन में वक्फ है तो आपका वक्फ हो जाएगा क्या? तो वो पब्लिसिटी करने में कामयाब हो गए। हम उस पब्लिसिटी को काउंटर नहीं कर सके, हमारे पास कुछ है नहीं हमें। अब आप अंदाजा लगाइए, जब हम वक्फ बोर्ड को प्रॉपरली नहीं चला सकते और अकॉर्डिंग टू शरीयत उसका कारकर्दगी नहीं ला सकते, तो हम किस पहलू से कह सकते हैं कि हम काम सही कर रहे हैं? ये अफसोसनाक सूरत है। बहरहाल, मैं आखिरी सवाल एक ये लूँ आपसे कि अभी इस वक्त रफी मार्ग पे शाही सुनहरी बाग मस्जिद है, उसको लेकर एनडीएमसी ये कहती है कि उसको ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, उसको डेमोलिशन के लिए लोगों से उन्होंने आम जनता से राय मांगी है। ये चीज कैसे देखते हैं? देखिए, ये बेसिकली गलत है। मुझे हैरत है कि पुलिस वालों ने, ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों ने क्या
उस रिपोर्ट को स्टडी नहीं की थी जो जब लेकिन ये पूरा विस्तार प्रोजेक्ट बनाने के लिए टाटा कंसल्टेंट कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, क्या पुलिस के ऑफिसर से उसको स्टडी नहीं किया? उसे बड़े वाज़ेह अंदाज से लिखा गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वाज़ेह अंदाज से वहां लिखा गया तो आप कह रहे थे हटा दिया, क्यों हटा दिया? क्या हुकूमत ने टाटा कंसल्टेंसी से जो रिपोर्ट ली गलत थी? इसका मतलब तो ये हुआ कि ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के जो चंद ऑफिसर्स हैं उनकी राय सही है, इनकी गलत थी। हुकूमत ने जो टाटा वालों को लाखों रुपए दिए, क्या उस रिपोर्ट को गलत कह रहे? कि सिर्फ बदमाशी है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए, 123 प्रॉपर्टीज को हड़प करने के लिए किताब उन्होंने भेज दिया। फिर नंबर 1, जब आपको मालूम है वेरी सेंसिटिव मैटर हो, आप पब्लिक ओपिनियन क्यों मांग रहे हैं? आपने दूसरे मैटर्स के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी? झंडे मैदान पे मंदिर है, हनुमान मंदिर है, जिसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के बड़े वाज़ेह ऑर्डर्स होते थे। आपने उसके बारे में कभी ओपिनियन ली कि उसको हटाया जाए या न हटाया जाए? क्या वहां सड़क के ऊपर ट्रैफिक नहीं जाम होता? जब हनुमान जी के पुजारी हजारों लाखों की तादाद में ट्रैफिक रुक जाता भाई। उसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के बड़े वाज़ेह ऑर्डर्स हैं, और वो ऑर्डर्स बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वो ऑर्डर्स क्या आप जानते हैं? मैं जानता हूं। तो उसके बारे में तो आप कोई ओपिनियन नहीं ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस खामोश है, यहां ले रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। वहां तो आना जाना बिल्कुल बीच में डायरेक्ट लोग सड़क पार नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल अलग चीज है। और यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक भी देखिए, मुसलमान लोग जो है ना इक्का दुक्का दफ्तरों में जो काम करते हैं वही नमाज पढ़ने आते हैं। उस मस्जिद में मैंने भी नमाजें पढ़ी हैं, किसी भी वक्त में सैकड़ों लोग नहीं होते, 50-60 जुम्मा के दिन हो जाते हैं, 150-200 और ज्यादा नहीं होते। तो उससे ट्रैफिक में कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि तंग नजर और मुतासिब जब अफसरान बैठ जाए तो उसी तरह की हरकतें करते हैं। क्यों करते हैं? हुकूमत के अफसरान अपने से ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। क्या आप ये चाहते हैं ये करके दिखाएगा आपको? तो सारा खेल ये हो रहा है कि तंग नजर जो ब्यूरोक्रेसी है, शातिर चालाक काया, वो अपने वज़रा को खुश करने के लिए कि आप ये चाहते हैं ये करने के लिए तैयार, ये सब कुछ धंधे कर रहे हैं। और बदनसीबी है हमारे कि मौजूदा हुक्मरान समझते हैं कि हम मुसलमानों को जितना कर्व कर लेंगे अच्छा रहेगा। कर्व कर लेंगे, आप कब तक कर लेंगे भाई? ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सारे आप जैसे नजरियात के लोगों को, हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी सेकुलर है। हम लोग रोजाना के आने जाने में, वार्तालाप में उन सेकुलर लोगों से मिलते हैं। वो कभी कम्युनलिज्म की बात नहीं करते, लेकिन बदनसीब ये है कि उनकी आवाज कमजोर है। होता यह है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़फ़रान इन लोगों ने निचले तबके में अपनी मजहबियत फैलाई है। और लोअर स्टार्टा जो है ना, वहां का नौजवान तालीम से उसे कोई दिलचस्प नहीं है, उसे डंडा से शौक है। जरा सी बात होती है, चाहे वो हिंदू तबका हो या मुसलमान हो, आप ये देखिए कि सारा लोअर तबका, वेदर इट इज हिंदू और मुसलमान, वो सड़क पर आ जाता और समझ आता है कि साहब इनका ऐसा नहीं है। जिस दिन सेकुलर वॉइस मजबूत हो गई